ये पार्ट थर्ड। स्टूडेंट, आज हम आपको रूसो की सामान्य इच्छा हॉब्स का सिर कटा हुआ लेवियथन है, इस बात का विश्लेषण करते हैं। तो ये पार्ट थर्ड। रूसो की सामान्य इच्छा, रूसो की सामान्य इच्छा हॉब्स का सिर कटा हुआ लेवियथन है। आइए हम इसकी बात करते हैं, कैसे है लेवियथन, इसकी हम बात करते हैं। रूसो की सामान्य इच्छा हॉब्स का सिर कटा हुआ लेवियथन है। समझौतावादी विचारकों में हॉब्स लोग रूसो का नाम उल्लेखनीय है। हॉब्स अपने सामाजिक समझौते संबंधी विचारों के माध्यम से संप्रभुता के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसे निरंकुश प्रभुसत्ता कहा जाता है। इसके विपरीत लॉक ने सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और रूसो ने जन संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। ऐसा कहा जाता है रूसो की सामान्य इच्छा हॉब्स का सिर कटा हुआ लेवियथन है। दोनों में विशेषताएं करीब करीब समान है। ऐसी स्थिति में रूसो के राज दर्शन में निरंकुशता के तत्व देखना भी आवश्यक है। तो हॉब्स का लेवियथन अर्थात हॉब्स के राज दर्शन में निरंकुशता के बीच क्या है। हॉब्स ने अपनी पुस्तक द लेवियथन में अपने सामाजिक समझौते संबंधी चिंतन का प्रतिपादन किया। यह पुस्तक 1651 में प्रकाशित हुई और बाइबल के अनुसार लेवियथन एक समुद्री राक्षस है, किंतु हॉब्स इसका प्रयोग प्राकृतिक दशा की अराजकता और मत्स्य न्याय का अंत करने की दृष्टि से मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले समझौते से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण सत्ता संपन्न राजशक्ति से करता है। उसने अपने ग्रंथ के मुख्य पृष्ठ पर उसे सब मनुष्यों से मिलकर बनने वाले एक विराट पुरुष या महामानव के रूप में चित्रित किया है। लेवियथन को सारी देव छोटे छोटे मनुष्यों से भरी हुई है, जो यह सूचित करती है सबने इसे अपने अधिकार देकर सामूहिक समझौते से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लेवियथन का निर्माण किया है। इसका अर्थ यह है शासन और धर्म के दोनों क्षेत्रों में उसे सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। छोटे छोटे मनुष्यों के चित्रों से ढकी हुई है। इस बात का प्रतीक है सब मनुष्यों ने समझौते के द्वारा अपने इस लेवियथन को समर्पित किया है। लेवियथन के मस्तिष्क पर यह प्रभावशाली शब्द लिखा हुआ है, भूतल पर उसके तुल्य शक्ति रखने वाला कोई दूसरा नहीं। हॉब्स ने अपने कथन में यह महान लेवियथन ही राज्य है ही, जो यद्यपि डील डॉल और शक्ति की दृष्टि से प्राकृतिक मनुष्य की अपेक्षा बड़ा है, पर स्वयं कृत्रिम मानव मात्र है। इसकी रचना प्राकृतिक मनुष्य की रक्षा के लिए की गई है। अपनी लेवियथन में हॉब्स राज्य का अध्ययन मानव स्वभाव के विश्लेषण से आरंभ करता है और मनुष्य को एक स्वार्थी भयग्रस्त प्राणी के रूप में देखता है, जो सदैव स्वयं अपने हित को साधने की चेष्टा करता है। अपने स्वार्थ के लिए वह निरंतर लड़ाई झगड़ा करता रहता है। मनुष्य के 3 कारणों से निरंतर संघर्ष चलता रहता है, प्रतिद्वंद्विता, भय और कुरीति की लालसा। राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति को हॉब्स प्राकृतिक अवस्था की संज्ञा देता है। प्राकृतिक अवस्था सबके विरुद्ध लड़ाई की स्थिति है। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों का ही मनुष्य पालन करते हैं। हॉब्स ने विभिन्न प्रकार के 19 नियम गिनाए हैं, जिनमें 3 प्रमुख हैं। व्यक्ति को शांति स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापना के लिए
व्यक्तिगत सुरक्षा की दृष्टि से अपने सब अधिकार का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। व्यक्ति को अपने समझौते का पालन करना चाहिए। प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक नियम विद्यमान है, किंतु बाध्यकारी शक्ति के अभाव में सभी व्यक्ति इसका पालन नहीं करते हैं। अतः एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जो शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को शांति रखने के लिए बाध्य कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ समझौता करता है। प्रत्येक व्यक्ति यह आशा करता है मैं अपने ऊपर शासन करने के लिए सब अधिकार इस व्यक्ति समूह को देता हूँ, उसकी सत्ता शर्त को स्वीकार करता हूँ, तू भी ऐसे इसी प्रकार सारे अधिकार उसे समर्पित कर दे। हॉब्स के इस समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य को अपरिमित संप्रभुता प्रदान कर देता है। इसके अनुसार व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियों में राज्य के आदेश का पालन करना अनिवार्य है। संप्रभु राज्य की शक्ति असीम है, वह किसी भी लौकिक उत्तरदायित्व से बाध्य नहीं है और इस पर संविधान, प्राकृतिक विधि, ईश्वर इच्छा का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। संक्षेप में हॉब्स की संप्रभुता अपरिमित है, निरपेक्ष है, असीमित है। हॉब्स का लेवियथन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न निरंकुश है, उसका आदेश ही कानून है। संक्षेप में राज दर्शन में निरंकुशता का तत्व अत्यंत प्रबल रूप से दिखाई देता है। यह अपने राज्य में मनुष्यों को सर्वदा अधिकार शून्य लेवियथन की दास्ता के पास में जकड़ देता है। उसके राज्य में मनुष्यों की स्थिति लेवियथन उपचारावाए हाँके जाने वाले पशुओं और रेबड़ जैसी है। रूसों के राजनीतिक दर्शन में यह रूसों की सामान्य इच्छा के बारे में निरंकुशता के भी बीज इसी प्रकार दिखाई देते हैं। राज दर्शन में रूसों की स्वतंत्रता, व्यक्तिवादता, जन संप्रभुता, लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व विचारक माना जाता है, किंतु यह आश्चर्य की बात है उसने अपनी सामान्य इच्छा के सिद्धांत द्वारा जन संप्रभुता का समर्थन करते करते वह निरंकुशता में परिवर्तित कर देता है। रूसों ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मानव स्वभाव का चित्रण करते करते आदिम मनुष्य के पशुतुल्य और निष्पाप और नोबल सेवेज बर्बर नैतिकता के विचारों से रहित सहज भाव से काम करने वाले बुद्धिहीन प्राणी के रूप में मानते हैं। रूसों के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था वर्तमान मनुष्य की सभ्य सामाजिक अवस्था से कहीं अधिक अच्छी थी। इस अवस्था में मनुष्य एकांकी, स्वतंत्र, संपत्ति या परिवार से रहित एक अच्छी अवस्था में थी, किंतु यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं चल सकी और संपत्ति रूपी सर्प इसमें प्रवेश कर गया। प्राकृतिक अवस्था के सुख शांति नष्ट कर दिए गए, धनी निर्धन का भेद उत्पन्न हो गया, अमीरों ने निर्धनों पर अत्याचार और निर्धनों ने अमीरों के विरुद्ध षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। अंत में इस दुर्व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों ने अनुबंध के आधार पर राज्य की स्थापना की। सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा अपने समस्त अधिकार का समर्पण किया गया, किंतु अधिकारों का यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, समाज के लिए किया गया। समझौते के परिणामस्वरूप संपूर्ण समाज को एक सामान्य इच्छा के अंतर्गत कार्य करते हुए रहने के लिए कहा गया। रूसों के शब्दों में प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी संपूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित कर देता है। एक समूह के रूप में हम में से प्रत्येक व्यक्ति समूह से अविभाज्य रूप से अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। रूसों के सामाजिक समझौते में सामान्य इच्छा पर आधारित संपूर्ण संपन्न समाज की स्थापना होती है। रूसों सामान्य इच्छा की विशेषताओं में अखंडता, अधेयता, सर्वोच्चता, स्थायित्व, निरंकुशता। रूसों के सिद्धांत में जनता द्वारा अपने समस्त अधिकारों का समर्पण सामान्य इच्छा को कर दिया जाता है और जनता को किसी भी स्थिति में सामान्य इच्छा का विरोध करने का अधिकार नहीं है। इसलिए जॉनसन ने कहा है, रूसों की सामान्य इच्छा विषयक सिद्धांत में कोई ऐसे अस्थिर तत्व हैं जो जनतंत्र के समर्थन की ओर से हटाकर निरंकुश शासन के समर्थन की ओर ले जाते हैं। रूसों की सामान्य इच्छा की आड़ में बहुमत की निरंकुशता का प्रतिपादन और समर्थन करता है। हॉब्स और रूसों की संप्रभुता संबंधी विचारों में समानता यह है, हॉब्स और रूसों की संप्रभुता संबंधी विचारों को सीमा तक एक जैसे हैं। सामान्य इच्छा के जो लक्षण रूसों ने बताए हैं वे सभी वर्णन हॉब्स ने अपने संप्रभु में किया है। अंतर केवल इतना है, हॉब्स का संप्रभु एक मानव देह और रूसों का संप्रभु सामान्य इच्छा में मानता है। हॉब्स और रूसों की संप्रभुता की समानता भी कुछ इस प्रकार है। हॉब्स की बात रूसों भी सामान्य इच्छा को निरंकुश मानता है। हॉब्स के लेवियथन की बात रूसों की सामान्य इच्छा सर्वोच्च और संप्रभु है। रूसों
हॉब्स के लेवियथन सामान्य इच्छा अखंड संगठित इकाई है। रूसो की और लेवियथन की भांति सामान्य इच्छा न्याय संगत और उचित है। रूसो लेवियथन की भांति सामान्य इच्छा के ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। और लेवियथन की भांति सामान्य इच्छा कानून और विधि का मूल स्रोत है। हॉब्स की भांति रूसो भी इस बात का प्रतिपादन करता है राज्य का व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर अधिकार है। व्यक्ति का मूल कर्तव्य है राज्य की आज्ञाओं का पालन करना। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा द्वारा निर्मित कानून के अनुसार आचरण कर ही मनुष्य स्वतंत्र हो सकता है। इसलिए कहा गया है वह अति निरंकुशवादी है। 19वीं सदी में जर्मन आदर्शवाद के अग्रदूत कहा जाता है। रूसो इस दृष्टि से रूसो संपूर्ण हॉब्स से भी अधिक निरंकुश है। हॉब्स राज्य को असीम शक्ति प्रदान करते हैं और व्यक्ति को आत्मरक्षा के अधिकार के हित में राज्य का विरोध करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है। लेकिन रूसो किसी भी स्थिति में व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। इस दृष्टि से सामान्य इच्छा व्यक्ति की आदर्श इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए वह किसी भी स्थिति में गलत नहीं हो सकती। स्वयं रूसो ने कहा है जिस प्रकार प्रकृति ने मनुष्य के शरीर के विभिन्न अवयवों पर पूर्ण नियंत्रण अधिकार प्रदान किया है, उसी प्रकार सामाजिक समझौते ने राजनीतिक अवयव सामान्य इच्छा को पूरे शरीर के विभिन्न अवयवों के ऊपर निरंकुश अधिकार प्रदान किए हैं। रूसो और हॉब्स के निरंकुशवादी चिंतन में अंतर केवल इतना सा है, हॉब्स के सामाजिक समझौते में एक कृत्य यांत्रिक राज्य की स्थापना होती है, जबकि रूसो के समझौते में एक आंगिक राज्य की स्थापना होती है। हॉब्स का राज्य केवल शक्ति पर आधारित है, रूसो के राज्य न्याय और नैतिकता पर आधारित है। और हॉब्स का संप्रभु एक शक्ति, एक व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों का समूह है, जबकि रूसो का समस्त जन समुदाय है। हॉब्स का संप्रभु विधि निर्माता, कार्यपालक, न्यायाधीश सभी स्वयं है, परंतु रूसो का संप्रभु सिर्फ विधि निर्माता होता है। हॉब्स का व्यक्ति सामाजिक समझौते के द्वारा अपने सब अधिकार संप्रभु को सौंप देता है और उसके बदले में किसी आत्म सुरक्षा अतिरिक्त कुछ नहीं प्राप्त करता है। इसके विपरीत रूसो का व्यक्ति सब कुछ खोने पर भी वो कुछ नहीं खोता है, क्योंकि वह भी संप्रभुता का भागीदार है और जो अधिकार अपने ऊपर अन्य को देता है वह अधिकार वो है स्वयं दूसरों के ऊपर पा लेता है। हॉब्स का संप्रभु किसी प्रकार का निरंकुश हॉब्स के संप्रभु पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है, परंतु रूसो की सामान्य इच्छा के लिए उसका न्यायपूर्ण और नैतिक होना आवश्यक है और यह तभी संभव है जब सामान्य कल्याण की ओर आग्रह करते हैं। संक्षेप में हॉब्स और रूसो दोनों समुदाय के अंतर्गत व्यक्ति अपने संपूर्ण शक्तियों को समर्पण करते हैं। अंतर यह है, रूसो समर्पण के बाद व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्षुण्ण रखता है, हॉब्स समझौते के बाद व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। रूसो के राज्य की निरंकुशता की दृष्टि से हॉब्स जैसा है, लेकिन जहाँ हॉब्स की निरंकुशता संपूर्णता संपन्न राजा की स्वेच्छाचारता का पोषण करती है, वहीं रूसो की सामान्य इच्छा की संपूर्णता का सिद्धांत जनता की संपूर्णता का प्रतीक माना जाता है। तो इसके अंतर्गत ये माना जा सकता है, इस तरह हॉब्स और रूसो सामान्य इच्छा है, तो दोनों में जो गुण मिलता है, उनमें जो सामान्य इच्छा है उनमें जो गुण मिलता है वह सर्वोच्च है, सर्वोच्च है, असीमित है, निरंकुश है, किसी को विरोध करने का अधिकार नहीं, किसी को विरोध करने का अधिकार नहीं है और अखंड है, अखंड है, अखंड है। और इस तरह से ये मान सकते हैं कि व्यक्ति के ऊपर किसी को विरोध करने का अधिकार नहीं है, पूरी तरह से वो है निरंकुश है। और यहाँ पर ये बात की यही है, जनता का काम केवल राज्य की आज्ञा का पालन करना है, केवल राजा की आज्ञा का पालन
दोनों ही इसी तरह मानते हैं, इसलिए कहा गया है रूसों की सामान्य इच्छा हॉब्स का सिर कटा हुआ लेविथन इस तरह से है। यहाँ पर इसको हम मान सकते हो, इस तरह से कहा जा सकता है रूसों की सामान्य इच्छा हॉब्स का सिर कटा हुआ लेविथन हो सकता है।